नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। हम लाइन एंड एंगल में जितना पढ़ लिए थे आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े थे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन था। क्या था ये? हम यहाँ पर ये पढ़े थे कि दो समांतर रेखा था L1 L2। ये दो समांतर रेखा है। क्या है ये? L1 पैरेलल L2 दो समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इसको कट कर रही थी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था, संगत कोण हम पढ़ लिए थे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये जो रेखा L1 है इसका नाम दे देते हैं M। रेखा L1 और ये M, इसके बीच जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये वाला कोण, रेखा L2 और ये जो रेखा आ रही है तिर्यक रेखा M, इसके बीच यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इन कोण को मतलब इस कोण को हम संगत कोण बोल रहे थे। इसका नाम कुछ दे दिए थे, ये वाला कोण संगत कोण हुआ। और संगत कोण हमेशा बराबर होता है, ये मैं आपको बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर यह तिर्यक रेखा और ये रेखा L1, इसके नीचे बना कोण, यानी ये रेखा L1 के नीचे और तिर्यक रेखा, इसी तरीके से रेखा L2 और तिर्यक रेखा के नीचे बना कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत कोण होगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये वाला कोण, मतलब ये रेखा के ऊपर और इसके बीच में बना कोण, इसी तरह इसके ऊपर और इसके बीच में बना कोण, ये दोनों कोण क्या कौन सा कोण था? संगत कोण था। और नीचे का भी यही था, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत कोण था। और ये मैं आपको बताया था कि जो संगत कोण होता है हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पर दे दिया हो 20 अंश, ये 20 अंश है तो ये भी क्या होगा? 20 अंश होगा, संगत कोण है। तो संगत कोण हम पढ़ लिए थे। हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर L1 L2 दो समांतर रेखा है और यहाँ पर ले लेते हैं S, यह एक तिर्यक रेखा है। क्या है ये? तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा। और L1 पैरेलल है L2 के। तो यहाँ पर संगत कोण तो हम पढ़ लिए थे कि संगत कोण कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे बनता है। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ और कोण भी बनता है। तो यहाँ पर एक ये होता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बीच का और इधर से इसके ऊपर और ये कोण, मतलब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जेड टाइप सा बन रहा है ऐसे। तो जेड टाइप सा बन रहा है, इसके अंदर का और इसके अंदर का जो कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इसका नाम दे दे 1 और 2। हम मान लिए 1 और 2 है, तो कोण 1 और कोण 2, यह होगा एकांतर कोण। एकांतर, और यह अंदर बन रहा है, मतलब इन रेखाओं के अंदर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। या फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोण एक बराबर होगा कोण 2 के। एकांतर कोण क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जेड टाइप से ये बन रहा है, इसके अंदर ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, यह दोनों कोण को बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। और यह एकांतर अंतः कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब देखेंगे क्या ऐसा और भी बन रहा है। तो हम देख रहे हैं इधर से ये ऐसे गया, ये बन रहा है जेड, मतलब यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण भी एकांतर अंतः कोण होगा। ये मान लेते इसका नाम अल्फ़ा दे दिए, इसका नाम बीटा। हम देख रहे हैं यह भी जेड के टाइप से बन रहा है। मतलब अल्टरनेट का मतलब ये होता है, अल्टरनेट का मतलब या फिर एकांतर का मतलब कि एक कोण को छोड़ करके, जैसे अल्टरनेट को छोड़ करके, जैसे यहाँ पर ये वाला अगर हम कोण ले रहे हैं तो इस कोण को लेने के बाद दूसरा कोण ये है, तो इसको छोड़ करके इसको, मतलब यहाँ पर हम क्या किए, ये वाला कोण ले लिए, ये वाला कोण ले लिए, फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ऐसे लाइन गया है, इस कोण को छोड़ दिए, इस कोण को छोड़ने पर ये वाला कोण मिला। तो एकांतर का मतलब एक का अंतर, मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए कि एक कोण को छोड़ करके। अल्टरनेट का मतलब ये होता है, हमने इसको लिया तो इसको छोड़ करके ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण ही कहलाएगा एकांतर अंतः कोण। या तो आप सीधे सीधे ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ही हमको यह जेड बनता दिखाई दे, और ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों लाइनें, मतलब ये जो है L1 और L2 पैरेलल होना चाहिए। मतलब कि ये जो जेड बना रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होना चाहिए।
यहाँ पर ये जो जेड जो भी बनेगा ना, तो ये वाली जो रेखा जा रही है और ये वाली जो रेखा जा रही है पैरेलल मतलब समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अगर यह समांतर होगा तभी यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण एकांतर अंतःकोण बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। और एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है। ये वाला यहाँ पर जेड बन रहा है यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो अल्फ़ा बीटा भी एकांतर अंतःकोण होगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, ये बराबर होता है, इसलिए यह भी बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कोई और भी बन रहा है ऐसा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको मिटा देते हैं, मतलब करके बताते हैं। अगर यहाँ पर यही मान लिया यह एम एस, ये पैरेलल लाइन है। क्या है ये? एम समांतर है एस के, ये रेखा पी है, ये रेखा पी है, तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा मतलब इन दोनों रेखा को प्रतिच्छेद कर रही, कट कर रही है। तो यहाँ पर हम बोले थे आपसे कि जब एकांतर कोण बताना हो तो जेड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऐसे गया, ये जो था, ये जो बन रहा था, इसको तो एकांतर अंतःकोण बोल रहे थे। तो ये तो हो चुका था कि अंतःकोण हमको पता चल चुका था। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर बना कोण, ये जो तिर्यक रेखा है और ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर बना कोण। अब यह देख रहे हैं ऐसे जेड टाइप से जा रहा है, तो ये जेड जो बना रहा है इसके ऊपर, और इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे आया, इसके ऊपर बना कोण। यह दोनों कोण क्या कहलाएगा? यह भी एकांतर कोण होगा। क्या होगा? एकांतर कोण। अब कैसा एकांतर कोण? इसको बोलेंगे, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2। तो कोण 1 और एकांतर कोण आपको पता है कि बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और यह होगा आपका एकांतर बाह्य कोण। कैसा होगा? एकांतर बाह्य कोण। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण बोलते हैं क्योंकि इन रेखाओं के बाहर ये कोण बन रहा है। इन रेखाओं के क्या बन रहा है? ये जो समांतर रेखा है, इन रेखाओं के बाहर कोण बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण चाहे बाह्य हो या फिर इंटरनल हो, उसको मतलब वो हमेशा बराबर होता है। अब देख रहे हैं कि और कहीं बन रहा है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे गया, ये यहाँ पर ये जेड टाइप से यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसके ऊपर यानी ये वाला कोण बना, और यहाँ पर जब ये आया तो ये वाला कोण बना। इसका नाम अल्फ़ा दे दे, इसका नाम बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा कोण भी बाह्य एकांतर कोण होगा। इसका नाम यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। और यह भी क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण होगा। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण या फिर एकांतर बाह्य कोण होता है ये। तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब तो इसमें एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। यहाँ पर ये एम पैरेलल है, यानी एम समांतर है एस के, रेखा एम एस के समांतर है। और यहाँ पर ये हमको दे दिया है 40 अंश। क्या दे दिया है? ये 40 अंश। तो पूछ रहा है और शेष कोणों के मान बताइए। और शेष कोणों का मतलब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये इन कोणों के मान बताना है, इन कोणों के मान बताना है। तो यहाँ पर अगर ये 40 अंश है, तो अगर ये 40 अंश है तो देखते हैं कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्या होगा? ये 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 40 अंश कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होगा। कैसा कोण होगा? ये वाला कोण संगत कोण। और मैं आपको बताया था कि संगत कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण बराबर तो 40 ही है, तो 40 ही हो गया। और देखते हैं कि ये ऐसे गया, यहाँ पर ये जेड बन रहा है और इसके ऊपर ये कोण बन रहा है 40 अंश। तो ये अगर इसके ऊपर मतलब कोण बन रहा है तो ये बाहर का ये जो कोण होगा एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण भी बराबर होता है 40 ये, तो ये भी कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो मतलब ये 40 होगा ये भी। अब अगर ये 40 है तो अब देखेंगे हम कि ये वाला अगर पूरा कोण की बात करें ये, तो ये 180 अंश होगा। मैं आपको बताया था कि एक रेखा में जो कोण बनता है, एक रेखा में ये जो कोण बनता है यह 180 अंश होता है। अगर मान लेते हैं कि इसको कोई रेखा ऐसे 2 पार्ट में इस कोण को डिवाइड कर रही है, अगर यह 30 अंश है, अगर यह 30 अंश है तो ये एक रेखा में बना कोण तो 180 होता है। तो 180 में से 30 को निकाल देंगे तो यही वाला कोण बचेगा, ये आ जाएगा 50। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक सीधी रेखा है और यह एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा 180 बनेगा। और तो पूरा 180 है और ये वाला कोण 40 है, तो 180 में से 40 निकाल देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 140 बच जाएगा। कौन सा, ये वाला कोण। अगर ये 140 अंश कोण है तो हम कहेंगे कि ये भी 140 होगा। क्यों, क्योंकि यह इसके संगत कोण होगा और संगत कोण बराबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये ऐसे ये जेड बना रहा है और जेड के अंदर का कोण है, तो ये भी अंदर का कोण कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। 140 हो गया, ये भी 140 हो गया। कितना हो गया, ये 140 अंश हो गया। अब कौन सा बचा है, अब ये वाला बचा है, ये वाला कोण बचा है। अगर ये वाला कोण बताना है और ये 140 पता चल चुका है, तो इस रेखा के और तिर्यक रेखा के बीच ये जो कोण है और ये जो कोण है यह संगत कोण होगा। ये 140 है तो यह भी कितना होना चाहिए, 140 होगा। यह कोण कितना होगा, तो हम देख रहे हैं इधर से ये 40 है, तो ये ऐसे ये जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, ये जेड, और जेड के अंदर का कोण 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि यह होगा और अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। तो इस तरीके से अगर हमको एक क्वेश्चन देता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चले अब हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण, दो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं जिनका योग 90 अंश हो। क्या हो, दो कोण को, यानी अगर कोण मान लेते हैं एक कोण 1 है और कोण 2 है, तो ये दोनों कोण पूरक कोण तभी बोले जाएंगे जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए। क्या आ जाए, 90 अंश। यानी कि दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो हम उसको बोलेंगे पूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक कोण। अब इसी प्रकार से एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि दो कोणों का, इसमें भी दो कोण होता है, दो कोणों का योग 180 अंश होगा। क्या होगा, 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो उसको बोलेंगे समपूरक कोण। अब जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा, दो कोणों का योग क्या होगा, 90 अंश होगा, उसको बोलेंगे पूरक कोण। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और यहाँ पर ये जो पूरक कोण लिखा है, इस पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। कोटि पूरक कोण, इसको हम कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं, पूरक कोण को। अब जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पर दे देता है कि 40, मान लीजिए यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दे दिया है कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए। कोटि पूरक कोण दिया हुआ है कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए। तो हमको पता है कि दो कोणों का योग जब 90 अंश होगा तभी उसको बोलेंगे कोटि पूरक कोण, या फिर इसी को बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। तो दो कोणों का योग, उनमें से एक कोण दे दिया है 30 अंश है। अगर एक कोण 30 अंश है तो अगर 30 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए, तो दूसरा कोण क्या होगा। तो हम कहेंगे कि कोण 1 मान लेते हैं कि वह कोण कोई और था, 1 ले लिए और जोड़ने पर 30, इन दोनों को जोड़ने पर, यानी एक तो दिया हुआ है और दूसरा कोण यहाँ पर 1 ले लिए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। तो हमको कह रहा है कि कोटि पूरक कोण, वह कोण क्या होगा, तो कोण 1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 - 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एक कोण K का समपूरक कोण 12m+4 है। क्या है, एक कोण, कोई कोण K है, इसका समपूरक कोण 12m+4 है, तथा कोण K का, यानी इसी कोण का कोटि पूरक कोण 6m है। क्या है, 6m है। तो K का मान बताइए। क्या करना है हमको, यहाँ पर K का मान पूछ रहा है। करा कि एक कोण कोई K है, एक कोण K है, इसका समपूरक कोण 12m+4 है। इसका संपूरक कोण क्या है, 12m+4 तथा कोटि पूरक कोण, मतलब K का कोटि पूरक कोण 6m है। तो K का मान बताइए। तो यहाँ पे हमें समझेंगे कि अगर हमको कोई कोण दे दिया हो, अगर कोई कोण यहाँ पर K दिया है, तो करें इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण, संपूरक कोण का एक कोण K है, एक कोण क्या है, K है, और इसका संपूरक कोण इतना है, इतना। तो मैं आपको बताया था कि संपूरक कोण क्या कहलाता है कि दो कोण को जोड़ने पर अगर 180 अंश आ जाए तो वही दोनों कोण आपस में एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जिससे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि K का संपूरक कोण ये है, K का संपूरक कोण क्या है, ये है। तो K को इसके साथ जोड़ने पर 180 आना,
मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दे दिया एक कोण x दिया है और y, करा कि यह दोनों एक दूसरे के संपूरक है। क्या है? x का संपूरक y है, y का संपूरक क्या है? x है। तो इन दोनों कोण को जोड़ने पर मैं बताया था कि दोनों कोण संपूरक तभी बोले जाएंगे जबकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 180 अंश आ जाए, तभी बोला जाएगा संपूरक कोण। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक कोण y है और इसका संपूरक कोण b है। क्या है? ये b संपूरक कोण है। अगर इसका संपूरक कोण b है तो इन दोनों कोण को आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि एक कोण k है, k का संपूरक कोण 12m + 4 है। k का संपूरक कोण ये दिया है, इसका मतलब कि k का संपूरक कोण यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। तो k + 12m ये होना चाहिए ना, k + 12m + 4 बराबर कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। एक कोण k का संपूरक कोण कितना है? 12m + 4। अगर यह इसका संपूरक है तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 के बराबर कर दिए। ठीक है। अब कि कोण k का कोटि पूरक कोण 6m है। करें ये तो ठीक है कि यह इसका संपूरक कोण था, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया। अब करें k का यानी उसी कोण का कोटि पूरक कोण 6m है। अगर कोटि पूरक कोण 6m है, इसका कोटि पूरक, तो मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए, क्योंकि इसका कोटि पूरक ये है। तो k + 6m बराबर यह इसका कोटि पूरक है। मैं आपको बताया भी था कि दो कोण कोटि पूरक तभी होगा, यहाँ पर करा k का कोटि पूरक 6m है। मैं आपको बताया था कि x और y एक दूसरे का अगर कोटि पूरक है, यह इसका कोटि पूरक है और यह इसका कोटि पूरक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर k का कोटि पूरक 6m है, तो k और 6m को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ये निकल गया 90। अब क्या करते हैं, यह एक समीकरण बना और एक समीकरण ये बना। यहाँ पर हमसे k का मान पूछ रहा है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो k का मान निकालने के लिए पहले m का मान निकालना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वेरिएबल एक तो k है और एक m, दो वेरिएबल और दो समीकरण, इसको मतलब हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस समीकरण को हम देख रहे हैं, इसको घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो ये हो गया माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो k से k कट जाएगा। पहले m का वैल्यू निकालते हैं। k से k कट गया, 12m में से 6m निकालेंगे तो ये बचेगा 6m बराबर 180 में से 90 घटाएंगे, यहाँ पे 4 भी बच रहा है, यहाँ पे ये है 6m + का 4, यहाँ पे 4 है अभी, बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचा। यहाँ से 6m बराबर 90 - 4, 90 में से 4 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 86। यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 86/6। यहाँ से m का वैल्यू आ गया 86/6। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 6, ये आ गया m का वैल्यू। क्या आ गया? 43/3। ये आ गया m का वैल्यू 43/3 आ गया। हमसे k का वैल्यू पूछा था, तो इस m के वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, m बराबर यहाँ पर जो आया हमारा 43/3, इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ पर है अपना, तो ये k + 6m बराबर 90, मैं इधर रख देता हूँ। k + 6m बराबर 90, तो k + 6 गुणे m का मान क्या है? 43/3, तो यहाँ पर रख देते हैं 43/3 बराबर 90। तो 3 से कट गई ये 2 बार में, ये आ गया आपका k + 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 86 बराबर क्या आ गया? 90। यहाँ से जब k का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 - 86 बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? k का वैल्यू आ गया 4। ये अपना आंसर है। हमसे यही पूछ रहा था कि k का मान बताइए, तो k का मान क्या होगा? 6 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो भी बताया गया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो सच में आपको पसंद आई तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर जो भी हैं सबके यहाँ शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।